And how are you? Today we are going to discuss about the new lesson from the history of class 10, nationalism in India. Today we are going to discuss about and explain about nationalism in India. Okay, so already we have discussed about that. हम लोग इसके बारे में डिस्कस तो किए हैं, लेकिन यूरोप के बारे में बात किए हैं, नेशनलिज़म के बारे में। तो हम जान रहे हैं कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज़म के साथ ही मॉडर्न स्टेट का भी उदय हुआ। ठीक है, यानी इसमें अपने बारे में इससे क्या हुआ कि मॉडर्न नेशनलिज़म और मॉडर्न स्टेट से क्या हुआ कि इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वो कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई उनमें। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीक और जो सिंबल थे, नए गीतों, विचार, संपर्क स्थापित करना स्टार्ट कर दिए वो लोग। जो कम्युनिटी की सीमाओं का दोबारा परिभाषित कर दिया गया है, उसकी बात किए। तो आइए हम देखेंगे कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार से पैदा हुई, यानी नेशनलिज़म की जो भावना है वो किस तरह से हमारे देश में मतलब इंडिया में पैदा हुई, उसके बारे में आज जानकारी हम लेंगे। यानी हम यूरोप को कंपेयर करके यहाँ देखें कि मॉडर्न नेशनलिज़म के साथ ही मॉडर्न स्टेट का भी उदय हुआ। कहाँ हुआ? तो यूरोप में देखें। इससे क्या हुआ कि अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना उनमें बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए सिंबल, नए साइन, नए सॉन्ग, नए विचार, नए संपर्क स्थापित करने में वो सक्षम होने लगे। तो आइए आज देखेंगे कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई और किस तरह से नेशनलिज़म की फीलिंग आई। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री के अनुसार हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो नेशनल मूवमेंट था, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, वो 3 फेज में बटा हुआ था। कितने फेज में? 3 फेज में। पहला फेज जो था हमारा वो 1815 से लेकर 1905 तक था। दूसरा जो फेज था जो 1815 से लेकर 1905 के जो फेज था, उसको हम लोग किस पीरियड के नाम से जानते हैं? ऑलरेडी यू नो दैट, आप जानते हैं कि इसको हम लोग मॉडरेट पीरियड के नाम से जानते हैं। मॉडरेट पीरियड, जिसको हम लोग नरम दल के नाम से जानते हैं, वेयर द नेशनल लीडर्स टुक अप द पॉलिसीज ऑफ पीस एंड नेगोशिएशन। दे वांटेड टू solve the matter with the help of negotiation with the British company and company rule, that is called moderate। मेरा कहने का मतलब यह है कि मॉडरेट का मतलब होता है, यह मॉडरेट का पीरियड कब देखने को मिला? 1815 से लेकर 1905 के बीच में देखने को मिला। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया गया था वो 3 फेज में चलाया गया था। पहला फेज 1815 था और दूसरा फेज था 1905 से लेकर 1918 और तीसरा फेज था 1919 से लेकर 1945 के बीच। तो कह रहा है कि जो 18 से 15 है, जो 18 से 15 से लेकर 1905 का जो फेज चला था वो मॉडरेट पीरियड था। मॉडरेट का मतलब था कि वो नरम दल के नेताओं के द्वारा कंसीडर किया गया था और आंदोलन को क्या किया गया था? बढ़ाया गया था देश में नेशनलिज्म लाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि जो मॉडरेट लीडर थे नेशन का, उनके द्वारा मतलब पीसफुली रूप से बहुत शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहते थे और प्रॉब्लम को, मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते थे ब्रिटिश कंपनी से
सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि मॉडरेट का मतलब है कि वो शांतिपूर्वक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। किसके साथ? तो ब्रिटिश कंपनी के साथ और कंपनी रूल के साथ। उसी को हम क्या कहते हैं? मॉडरेट फेज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज टुक टू द वायलेंस मीन्स, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी इसमें अपनाया गया। नो एग्जैक्टली क्रिमिनल एक्टिविटी बट दे वेन टुक अप वेरी रेडिकल measures to gain independence and they want to give tit for tat for the British rule। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड फेज था इसको गरम दल के फेज में कहा जाता है कि गरम दल फेज था ये, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का इसमें बोलबाला था। इसमें क्या किया गया? यहाँ नॉन वायलेंस का सहारा नहीं लिया गया, यहाँ वायलेंस का सहारा लिया गया। क्रिमिनल एक्टिविटी तो एग्जैक्ट रूप में नहीं था, लेकिन क्या किए, जो भी एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के जो नेता थे उन्होंने टिट फॉर टाइट का सिस्टम को अपनाया, जैसा को तैसा, कि ब्रिटिश अगर हमको मार रहा है तो हमको भी ब्रिटिश को क्या करना चाहिए? उसी तरह का पनिशमेंट करना चाहिए। तीसरा जो फेज़ था यहाँ पर नेशनलिस्ट मूवमेंट का, वो थर्ड फेज़ था, 1919 से लेकर 1945 के बीच चला, जिसको हम कहते हैं कि दिस फेज कंसीडर एज द गांधीयन पीरियड के नाम से जाना जाता है। कौन सा पीरियड? गांधीयन इरा या गांधीयन पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी एवरीबडी नो अबाउट द गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। इस पीरियड में सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे और हम जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो फादर ऑफ नेशन थे और उन्होंने किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाया, उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और स्पेशली इन दिस चैप्टर स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली आई एम गोइंग टू स्टार्टेड गांधीयन एरा, अलोंग विथ दैट आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ द इंडिया ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू different countries। So this particular chapter has 1939 to 1947। यानी हम लोग क्लास 10 के जो हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं वो गांधीयन पीरियड की बात हम लोग इसमें करेंगे। इज इट क्लियर? यानी कितने फेज में नेशनलिस्ट मूवमेंट किया गया था? तो 3 फेज में, मॉडरेट पीरियड, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड और गांधीयन पीरियड। जो हम अभी प्रेजेंट में पढ़ने जा रहे हैं वो गांधीयन पीरियड की बात हम लोग आज करेंगे। ठीक है। तो इतना हम लोग अध्ययन से पता चला, इस अध्ययन से या इस डेटा से पता चला कि इस अध्याय में, इस लेसन में, इस चैप्टर में हम 1920 के दशक जो सेंचुरी, उसमें 1920 की दशक से आगे का अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, नॉन कोऑपरेशन की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक सोशल समूह जो बनाए गए थे, ग्रुप ने किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दे दी, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्थिति क्या थी, बड़ी नाजुक थी। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग की बात करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। यानी पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। किसके किसके बीच? एलाइज पार्टी के बीच। किसके किसके बीच? एलाइज पार्टी। अब रही बात कि एलाइज पार्टी और एक्सिस पार्टी के बीच में ये युद्ध चला था, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, केवल इतना ही जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो दो देशों के, दो
पावर के बीच में चला था, एलाइज पावर के बीच में और एक्सिस पावर के बीच में। ठीक है, यानी ये मोटा मोटी 4 साल तक ये वार चला था। तो सबसे पहले बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा था, ठीक है, तो क्या वो भारत डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट किया था या इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट किया था? तो हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट किया था। भारत भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। क्यों और कैसे? तो इनडायरेक्ट रूप में इसलिए किया था क्योंकि ऑन दैट टाइम यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटेन का राज था भारत में, तो यहाँ के लोगों को भी ये विश्व युद्ध में यूज किया था। तो जब विश्व युद्ध जब होने लगा तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला भारत पर। क्या निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला भाई? तो सबसे पहले विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण क्या हुआ कि जब आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी तो इसके कारण ड्यू टू रीज़न क्या हुआ कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था वो भारी इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ गया। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर, वार के नाम पर कर्ज लिया। कौन? ब्रिटिश लोग लिया। करों में वृद्धि की गई, यहाँ तक कि क्या किया गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, न्यू इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार ब्रिटिश के द्वारा। नहीं तो इससे पहले भारत में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड नहीं हुआ था। तो ये भी एक नया चीज़ देखने को मिला। आयकर शुरू किया गया था। युद्ध के दौरान, जो वार के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी जो प्राइस इज़ राइट डबल, ये डबल हो रहा था। वस्तुओं की जो कीमत थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? इसके पीछे वजह था कि 1913 से लेकर 1918 के बीच, यानी 1913 से लेकर 1980 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी वस्तुओं के, जिसके कारण आम लोगों की जो मुश्किलें थी वो बढ़ गई थी। उतना ही नहीं, इसका इम्पैक्ट ये भी पड़ा था कि गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाका में जो रूरल एरिया के जो लोग थे वो एकदम व्यापक रूप से गुस्सा थे। किससे गुस्सा थे? तो ब्रिटिश से, क्योंकि फोर्स रिक्रूटमेंट इन अ रूरल एरिया टू सप्लाई फॉर द सोल्जर, ज़बरदस्ती कर रहा था अंग्रेज़, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। 1918 और 1919 और 1920 से लेकर 1921 में देश में बहुत सारे हिस्सों में जो फसल था, जो क्रॉप्स था, वो फेलियर हो गया था, फेल्ड हो गया था। उसका फेल्ड होने के कारण क्या हुआ? तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, कमी हो गई, खाद्य पदार्थों की कमी होगी, भारी अभाव हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, फ्लू आ गया था, बर्ड फ्लू आ गया था। उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा जनगणना के अनुसार 1921 की जनगणना के मुताबिक क्या हुआ था, उसमें 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट था। यानी कुल मिलाकर बात किया जाए तो निगेटिव इम्पैक्ट भारत में देखने को मिला था। किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वार का। ठीक है, अब क्या हुआ कि लोगों की उम्मीद थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होगा हमारी मुसीबतें क्या होगी, हमारी जो मुसीबत है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी समय क्या हुआ कि एक नेता का आगमन होता है, सामने आते हैं, उनसे संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। किसने? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह का विचार किया। यानी महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ के रेशियल गवर्नमेंट को सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, यानी राइट किया था, अपने अधिकार के लिए पूरी तरह से स्ट्रगल किया था। और इस सिस्टम को वो सत्याग्रह कहते थे।
यानी सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो एक्सप्लॉयटेशन के मुकाबले करने वाले लोगों से आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता कह सकते हैं, सहारा लिए बिना, यानी किसी को हम प्रतिशोध की भावना नहीं करेंगे, हम उस पर अटैक नहीं करेंगे, बिना इसका सहारा लिए सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए वो क्या किए कि अपने आप को तैयार किए और लोगों को बताएं कि हमको ऐसा सत्याग्रह करना है, ऐसा आंदोलन करना है जो नॉन वायलेंट हो। यानी फाइटिंग विथ पीस स्टार्टेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी एंड यूज सत्याग्रह फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसने इस तरह का काम किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में कि गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड 3 सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या किया, इस संघर्ष को अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी ने ये बात कहा। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का धर्म, यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जो सबसे पहले उन्होंने बिहार के चंपारण जिले यानी चंपारण के इलाके का दौरा किया। किसके इनवाइट से? तो रामचंद्र शुक्ल जो थे उस समय बिहार के किसानों को क्या कर रहे थे, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को या किसानों की बातों को रखने के लिए आगे आ रहे थे। रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया। राजेंद्र प्रसाद भी उसमें शामिल थे, ब्रिज किशोर जी भी शामिल थे, ठीक है, मजहरुल हक भी शामिल थे, महादेव देसाई भी शामिल थे और नरहरदी पारिक भी शामिल थे। जेबी कृपालिन के सहयोग से मामले की जांच करते हुए गांधी जी ने चंपारण पहुंचा था। तो चंपारण में जब पहुंचे गांधी जी ने तो पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसमें 1916 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। क्यों किया गया? टू हेल्प द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ, दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। किसने प्रेरित किया? गांधी जी ने प्रेरित किया और उसमें सफलता भी मिलती है गांधी जी को। फिर दूसरा सत्याग्रह करते हैं, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। यहाँ पर फिर सत्याग्रह होता है। कब? 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स फेलियर हो गया था, बट दे हैव टू पे रेवेन्यू। लेकिन किसानों को क्या करना पड़ रहा था? उनको कह सकते हैं कि उनको टैक्स देना पड़ रहा था। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिलों में किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वो चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, कुछ उनको राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा ब्रिटिश नहीं कर रहा था, जिसके कारण गांधी जी ने 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को भी सपोर्ट किया और वहाँ भी उनको सफलता मिली। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद गुजरात के कॉटन मिल वर्कर को हेल्प किया, जो सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरी के लिए काम करते थे। उनके बीच भी जाकर सत्याग्रह आंदोलन चलाने में इन्हें सक्षम हुआ और उनको भी रोजगार, उनको भी क्या किया? हक दिलाने का काम किया। ठीक है, हक दिलाने का काम किया। टू हेल्प द कॉटन मिल वर्कर को भी उसने हेल्प किया। उसने 50% जो किसान ये वर्कर थे वो 50% बोनस मांग रहे थे, लेकिन जो कॉटन मिल के जो मालिक थे वो नहीं दे रहे थे। लास्ट में 35%
बोनस देने के लिए तैयार हो गए और किसान ये जो वर्कर थे उनको समझाया गया और इस तरह से देखा गया कि गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह सबसे पहले बिहार में चंपारण में किया, उसके बाद दूसरा 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किया और तीसरा अहमदाबाद गुजरात में ही मिल वर्कर के सपोर्ट में किया, ठीक है, 1918 में। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा। अब क्या हुआ कि जब इस तरह के सत्याग्रह होने लगा तो क्या हुआ, ब्रिटिश को लगने लगा कि पूरे इंडियंस जो हैं एकजुट होने लगे। तो एकजुट इसको पता लगाने के लिए क्या किया, स्पेशल ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन से बुलाया गया, ठीक है। उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उसको इसलिए अपॉइंट किया गया कि आप पता करो इसकी लोग जो हैं भारत में किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा रॉलेट एक्ट के बारे में जानकारी हम देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे रॉलेट एक्ट लेकर पार्ट 2 को। थैंक यू।